सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू तिवारी एजुकेशनल। मेरा नाम है राघव तिवारी और आज की जो हमारी वीडियो है ये होने वाली है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6, जिनके पास भी कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का पेपर है सेमेस्टर 6 में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों देखिए, पहले हम अपना सिलेबस समझते हैं कि सिलेबस में है क्या, और आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके 1-2 दिन में ही सारे टॉपिक्स आपके कवर करा दूंगा मैं इसी चैनल पर। और आपको जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, मैं आपको लिंक बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, पहले देखिए आपका जो यूनिट 1 है उसमें कॉन्सेप्ट समझने हैं आपको कि भाई कॉन्फ्लिक्ट है क्या, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है, यानी कि संघर्ष जो है, संघर्ष क्या है, संघर्ष का समाधान कैसे होता है, संघर्ष का प्रबंधन कैसे होगा, संघर्ष ट्रांसफॉर्मेशन उसका कैसे होगा। फिर पीस बिल्डिंग का समझेंगे आप, मीनिंग समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो आपकी यूनिट 2 है उसमें डायमेंशंस पढ़ेंगे आप कॉन्फ्लिक्ट के, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, उसके आयाम क्या क्या होते हैं। आप उसमें आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, विचारधारा का आयाम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक जो आयाम है आपका, संसाधन बंटवारे का आयाम जो है आपका, फिर सोशो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स के जो आपका आयाम है वो पढ़ेंगे आप। जो आपका यूनिट 3 है उसमें आप पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि संघर्ष जो है कितने स्तर पर होता है, लोकल, सब नेशनल, इंटरनेशनल। चिंता मत करो, आपको सारे टॉपिक्स में हिंदी में पढ़ाऊंगा, तो कहीं मत जाइएगा। ये देखिए भाई, सारे टॉपिक्स आपके हिंदी में मैं पूरी पीडीएफ जो आपकी पीपीटी फाइल है वो बना के आया हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आज जो अपनी वीडियो में स्टार्ट करेंगे वो अपने यूनिट 1 से करेंगे, जिसमें हम यूनिट 1 का अपना टॉपिक नंबर ए अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष क्या है उसको समझेंगे। और जो आपकी यूनिट 2 है वो पूरी आपकी आज की वीडियो में मैं कवर करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखो। अगर वीडियो आपको हमारी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों तो भाई वीडियो शेयर कर दें। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि संघर्ष क्या है। मैंने आपका जो पूरा आंसर है, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है ना आंसर का, मैंने आपको पूरा वो दे रखा है। ठीक है, तो ये आप एज इट इज़ आप अपने एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं। बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें जो आपके आसपास चल रही हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे चल रही है, उनको आप अगर अपने एग्ज़ाम के आंसर में कोट करेंगे या पॉइंट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं संघर्ष की। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष एक ऐसी स्थिति है जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य तनाव या विवाद की स्थिति बनी रहती है। सही बात है भाई, इंटरनेशनल लेवल पर अगर कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन होता है, यानी कि संबंध अच्छे होते हैं, तो संबंध बिगड़ते भी हैं। आप रशिया यूक्रेन का देखिए, अभी वॉर चल रही है उनके बीच में। बाकी आप इंडिया पाकिस्तान का देखेंगे, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। इंडिया चाइना को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। कई बार आप देखेंगे इंडिया का बांग्लादेश से लेकर कॉन्फ्लिक्ट चलता है, संघर्ष चलता है। तो देखिए, संघर्ष जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में 2 देशों के बीच में सहयोग है तो संघर्ष भी है। ठीक है, यदि हम संघर्ष की बात करें तो यह तब उत्पन्न होता है जब 2 या 2 से अधिक राष्ट्र, समूह या व्यक्ति किसी एक समान लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, जो संघर्ष है ना, उसका ओरिजिन जो है, जो उसकी उत्पत्ति है, उसका जो मेन कारण है वो है एक समान लक्ष्यों का पाना। मतलब हम लोग एक ही समान लक्ष्यों के लिए उनके पीछे भागते हैं, जो हमारे संघर्ष का कारण बनता है। आप देखिए, अगर आप हैं और आपका दोस्त है, दोनों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो हो सकता है आपको दोनों को ही कोई एक चीज़ चाहिए हो। एक आइसक्रीम है, मान लीजिए एक दुकान है जहाँ पे एक आइसक्रीम बची है, आप 2 दोस्त जाएंगे वहाँ पे खाने के लिए, तो आपके दोनों के बीच में बात कही होगी, आप कहोगे मैं खाऊंगा, आपका दोस्त कहेगा मैं खाऊंगा। तो संघर्ष की जो उत्पत्ति होती है ना, वो तब होती है जब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में कोई एक लक्ष्य हो, यानी कि वो एक ही चीज़ को पाना चाह रहे हो। ठीक है दोस्तों, अब आप इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल लें, दोनों को कश्मीर चाहिए। हालांकि जो कश्मीर है वो भारत का पार्ट है, लेकिन जो पाकिस्तान है उसको भी कश्मीर चाहिए। तो लक्ष्य क्या है? एक, कश्मीर को पाना। तो उसको लेकर संघर्ष चल रहा है। आप इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे, ऑयल को लेके, तेल को लेके संघर्ष चलते हैं। कई सारे मुद्दों को लेके इंटरनेशनल लेवल पर संघर्ष चलते रहे। संघर्ष चाहे किसी भी स्तर का हो, उसकी मूलभूत विशेषता यह है लक्ष्य में समानता, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं भाई, जो संघर्ष शब्द है, जो कॉन्फ्लिक्ट वर्ड है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट शब्द है ना दोस्तों, सभी शब्दों की तरह इसका भी ओरिजिन जो है वो ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा से हुआ है। लैटिन भाषा का एक शब्द है कॉन्फ्लिक्टस। ठीक है, कॉन्फ्लिक्टस शब्द से हुआ है, और कॉन्फ्लिक्टस का मतलब क्या है? टू स्ट्राइक टुगेदर, यानी कि जो संघर्ष है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी चीज़ को पाने के लिए हड़ताल या भरपूर प्रयास करना, स्ट्राइक करना। आप देखते हैं ना, हंगर स्ट्राइक चलती है, भूख हड़ताल चलती है, तो हड़ताल करना किसी भी चीज़ को पाने के लिए क्या कहलाता है? संघर्ष। फीचर के अनुसार अब हम परिभाषाएं देख लेते हैं कि परिभाषाएं क्या क्या दी गई हैं। ये सारी परिभाषाएं आपको 1-2 तो याद कर ही लेनी है, और 1-2 परिभाषाओं को आपको अपने एग्जाम में कोट जरूर करना है।
फीचर के अनुसार संघर्ष क्या है, तो संघर्ष पारस्परिक अंतर क्रिया का वह रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि संघर्ष क्या है, पारस्परिक अंतर क्रिया, यानी कि दो लोगों के बीच की क्रिया है। उसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक लोग क्या करते हैं, उसमें एक दूसरे को दूर करने का प्रयत्न करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। ठीक है, एक अनार 10 बीमार, तो 10 के 10 बंदे क्या करेंगे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, आपस में संघर्ष करेंगे, और जो व्यक्ति जीतेगा वो विजयी कहलाएगा। केनेथ बोल्टिंग क्या कहते हैं, केनेथ बोल्टिंग कहते हैं कि भाई संघर्ष एक कंपटीशन है, संघर्ष एक प्रतिस्पर्धा है जिसमें प्रतिस्पर्धी पार्टियां या समूह के समान लक्ष्य होते हैं जिसको हासिल करने का प्रयत्न दोनों ही पक्ष करते हैं। देखिए केनेथ बोल्टिंग की जो परिभाषा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये तो याद करनी ही करनी है। ये एकदम एग्जैक्ट परिभाषा है संघर्ष की। ये क्या कह रहे हैं कि भाई संघर्ष जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है, एक कंपटीशन है। कैसा कंपटीशन, जिसमें दोनों कॉम्पिटिटर्स यानी कि दोनों ही प्रतिस्पर्धी जो हैं वो एक समान लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, अब एक आते हैं गिलिन। गिलिन क्या कहते हैं, भाई संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये एक सोशल प्रोसेस है जिसमें अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह सीधे हिंसा का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये कहते हैं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट रूप से वायोलेंस का यूज़ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों ही जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर में लिख के आते हैं तो आपको एग्जैक्टली अच्छे मार्क्स मिलने वाले, डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले भाई। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग संघर्ष के कारण। अब देखिए भाई कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है तो उसको कोई रीजंस तो होंगे, कोई कॉजेस तो होंगे, तो वो कॉजेस क्या हैं। देखिए संघर्ष के कई कारण हो सकते हैं। अतीत में संघर्ष का जो मेन कॉज था वो एक व्यक्ति का दूसरे पर या एक समूह का दूसरे पर प्रभुत्व था। यानी कि जो पहले आप आदिमानव का टाइम पर देखेंगे वो प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, डोमिनेंस अपना स्थापित करना चाहते थे दूसरे व्यक्तियों पर, या एक समूह दूसरे ग्रुप पर अपना डोमिनेंस स्थापित करना चाहता था। और उसी डोमिनेंस को स्थापित करने के प्रोसेस में दो संघर्ष, दो ग्रुप आपस में क्या करते थे, कॉन्फ्लिक्ट। बट जो मॉडर्न टाइम है, जो आजकल का जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन है, उसमें संघर्ष का जो मुख्य कारण है वो प्रभुत्व प्रतीत होता है। संघर्ष के कई कारण हैं भाई। देखो आजकल सिर्फ डोमिनेंस स्थापित करना ही कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न नहीं है, इसके कई सारे रीजंस हैं। क्या क्या रीजंस हैं हम जानते हैं। पहला जो मेन रीज़न है वो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी कि इंडिविजुअल डाइवर्सिटीज़। व्यक्ति का अंतर है भाई। देखिए व्यक्ति की सोच अलग है, कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं हो सकते। आप व्यक्तियों को देखेंगे, कोई ऊंचा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, यानी कि उनकी जो शारीरिक संरचना है, सोचने की क्षमता है, दिमाग जो है, आदतें जो है, उनका नज़रिया जो है, आइडियोलॉजी जो है, उनके वैल्यूज़ जो हैं, उनका स्वभाव जो है, उन सब में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और यही डिफरेंस जो होता है ये संघर्ष को जन्म देता है। यानी कि देखिए भाई सभी व्यक्ति समान नहीं है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, किसी का देखने का, किसी चीज़ को समझने का नज़रिया अलग है। किसी बंदे की हाइट ज़्यादा है तो किसी कम है। कई बार कॉन्फ्लिक्ट इसको भी होता है, देख तू मेरे से छोटा है, इसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, जो सेकेंड रीज़न है, जो सेकेंड कॉज है वो है सांस्कृतिक विभिन्नता, यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटीज़। अब व्यक्ति समाज के मूल्यों, विश्वासों और रीति रिवाजों को व्यवहार में लाता है जिसमें व्यक्ति का समाजीकरण किया गया है। देखिए व्यक्ति जो होता है ना, सीखता कहाँ से, अपने समाज से। उसकी जो आइडियोलॉजी होती है, जो उसके विचार होते हैं, जो उसकी सोच होती है, वो उसके समाज से ही बनती है। समूहों के बीच होने वाले सांस्कृतिक अंतर व्यक्तियों में भी देखे जाते हैं। जो संस्कृतियाँ होती हैं ना समूहों के अंदर, वो आपको उस समूह के व्यक्ति के अंदर भी देखने को आपको मिलेंगी, इसलिए संघर्ष होता है। परस्पर विरोधी संस्कृतियों में संघर्ष के अवसर अक्सर होते हैं। देखिए दो समुदाय हैं, दो कम्युनिटीज़ हैं, दो सोसाइटीज़ हैं, उन दोनों की अगर सोच अलग अलग होगी तो जाहिर सी बात है भाई दोनों के बीच में संघर्ष किसी ना किसी बात को लेकर होगा ज़रूर। आप कहीं भी देखिए, आपके पड़ोस में ही देखें, आपका कभी ना कभी आपके पड़ोसी से कॉन्फ्लिक्ट, आपका संघर्ष हुआ ही होगा। क्यों? बिकॉज आपके दोनों की जो मेंटेलिटी है, जो दोनों की सोचने की शक्ति है, सोचने का समझने का जो तरीका है वो अलग अलग है। किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए। आप अपनी बात से नहीं मुकरेंगे भाई, आपका पड़ोसी अपनी बात से नहीं मुकरेगा, दोनों बंदे क्या करोगे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर लोगे। जो तीसरा रीज़न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो है आपसी हितों का टकराव, यानी कि जो हमें चाहिए उसमें टकराव। आपसी हितों का टकराव भी संघर्ष को जन्म देता है। जब दो व्यक्तियों या समूहों के बीच परस्पर विरोधी हित होते हैं, सोचने का समझने का शक्ति अलग होती है, नज़रिया अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है। मेरा इंटरेस्ट कुछ और है, मेरा जो पड़ोसी है उसका इंटरेस्ट कुछ और है, जाहिर सी बात है हम दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मिल मालिकों का उद्देश्य अधिक पूंजी अर्जित करना है जबकि मजदूर अधिक पैसा लेना चाहते हैं। देखिए एक ही फैक्ट्री है, एक मिल है, मान लीजिए उस मिल का जो ऑनर होगा उसका इंटरेस्ट क्या है,
उसके हित क्या है, उसका हित है भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्जित करना। जबकि मजदूर का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उससे मालिक से लेना। अब जो मालिक होगा वो ज़्यादा पैसा देना नहीं चाहेगा और मजदूर क्या करेगा, ज़्यादा पैसा लेना चाहेगा। तो दोनों के इंटरेस्ट क्या है, डिफरेंट। तो इंटरेस्ट डिफरेंट होने से भी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी उत्पत्ति होती है। जो फोर्थ रीज़न है कॉन्फ्लिक्ट का वो है सामाजिक परिवर्तन, है सोशल चेंज। अब ये क्या है भाई, सामाजिक परिवर्तन में क्या संघर्ष को जन्म देते हैं भाई, बहुत ज़रूरी कारण है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है सामाजिक परिवर्तन। जब समाज की स्थिति बदलती है ना, तब नए विचारों और मूल्यों के कारण संघर्ष भी उत्पन्न होते हैं। नए परिवर्तनों के साथ नए प्रतिमान सामने आते हैं जो पुरानी व्यवस्था से मेल नहीं खाते, इसलिए क्या होता है, संघर्ष। भाई देखिए, समाज का नियम ही है परिवर्तन, और परिवर्तन के साथ जो लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते वो पुरानी रीतियों को ही लेके बैठे रहते हैं और संघर्ष को जन्म देते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा यूनिट 2 है वो आपकी पूरी यूनिट आज कवर होने वाली है। यूनिट 1 आपकी पूरी कवर नहीं हुई है। यूनिट 1 का जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो आपको मैंने ये कवर इतने टॉपिक्स में आपका हो गया है, ठीक है। जो यूनिट 2 है आपका, उससे स्टार्ट करते हैं, डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि संघर्ष के विभिन्न आयाम। देखिए, संघर्ष किसी भी राज्य या समाज का अभूतपूर्व हिस्सा है, यानी कि संघर्ष को समाज से अलग नहीं किया जा सकता, जो हर समाज में व्याप्त है। भाई संघर्ष तो हर समाज में व्याप्त है। आप किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, आप कहें कि भाई अमेरिकी सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज है, बहुत ज़्यादा सभ्य है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो ऐसा सही नहीं है। आप जाओ वहाँ पे, आपको वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, चाहे वो लिंग के आधार पे हो, चाहे वो रेस के आधार पे हो, चाहे वो कलर के आधार पे हो, आपको वहाँ पे रंग के आधार पे भेदभाव देखने को मिलेगा। तो भाई कॉन्फ्लिक्ट तो हर समाज का पार्ट है, ठीक है। चाहे वो एथनिसिटी को लेकर हो, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे वो जाति को लेकर हो, आपको हर जगह संघर्ष देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। जो पहला आयाम है हमारा वो है विचारधारा, यानी कि आइडियोलॉजी। सही बात है भाई, विचारधारा किसी भी व्यक्ति की आंतरिक मानसिक अवस्था को दर्शाता है। यानी कि भाई देखिए, विचारधारा क्या है, किसी भी व्यक्ति का इंटरनल हिस्सा है, आंतरिक भाग है उसका। अब आप सोच रहे हैं तो बाहर से थोड़ी सोच रहे हैं, आप अपने अंतर मन की आत्मा से सोच रहे हैं ना आप। तो हर व्यक्ति का जो सोचने का नज़रिया है वो अलग अलग होता है। ऐसा कभी संभव नहीं है कि हर व्यक्ति की विचारधारा एक समान हो। और यही जो विचारधारा है ना, जो अलग अलग है, जो विभिन्न विचारधारा सब लोगों की होती है, यही है जो संघर्ष को उत्पन्न करती है। यानी कि संघर्ष का कारण जो है वो विचारधारा है। उदाहरण के लिए, उदाहरण में लिखना है कोई पेपर में, भाई ए व्यक्ति की विचारधारा बी से अलग है, ये भी काट लेना, ये बी होगा। मान लीजिए मैं पर्सन 1 हूँ और जो सेकंड पर्सन है, हम दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। जब दोनों ही व्यक्ति अपनी अपनी विचारधारा को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, मैं चाहूँगा कि मेरी आइडियोलॉजी सही है, वो कहेगा भाई मेरी आइडियोलॉजी सही है, मैं कहूँगा ना मैं तो अपनी विचारधारा को बढ़ाऊँगा, वो कहेगा नहीं मैं तो अपनी विचारधारा को बढ़ाऊँगा। तो इसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा। आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, मिशनरीज़ का एग्जाम्पल अगर आप लें, दिल्ली में आपको कई जगह मिशनरीज़ देखने को मिलेंगी, जबकि मिशनरीज़ की आइडियोलॉजी क्या है, क्रिश्चियनिटी। एक जगह होती है हिंदूज़ की आइडियोलॉजी। अब दोनों ही आइडियोलॉजीज़ में क्या होता है, हिंदू तो प्रसार नहीं करता, चलिए हिंदू तो शांत थोड़ा बैठा रहता है, बट क्रिश्चियनिटी क्या कर रही है भाई, क्रिश्चियंस प्रसार करेंगे अपने धर्म का, ठीक है। अब इस प्रसार में क्या होगा, हिंदुओं के जो इंटरेस्ट है उससे उनका जो इंटरेस्ट है वो मेल नहीं खाएगा, दोनों के बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपको वैश्विक लेवल पे एग्जांपल देखना है तो शीत युद्ध सबसे बढ़िया एग्जांपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है इसका एग्जांपल, मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिख रखा है, बट आपको भाई पढ़ना है। क्या शीत युद्ध में क्या था, शीत युद्ध पूरी वैचारिक लड़ाई थी, ठीक है। आइडियोलॉजिकल वॉर थी वो, किस किस की, यूएसए और यूएसएसआर की। आप देखेंगे भाई यूएसए की आइडियोलॉजी क्या थी, पूंजीवादी, वो पूंजीवाद का समर्थक था, ठीक है, ओपन मार्केट का सपोर्ट था। बट जो यूएसएसआर था वो किसका सपोर्टर था, वो था कम्युनिस्ट का, साम्यवाद का। तो दोनों की आइडियोलॉजी क्या थी, अलग अलग थी। अब दोनों ही अपनी आइडियोलॉजीज़ को बढ़ा रहे थे, प्रसारित कर रहे थे दूसरी कंट्रीज़ पे। इसी के कारण क्या हुई, हमारी पूरी कोल्ड वॉर जो 1945 से 1991 तक चली, ठीक है दोस्तों। जो सेकंड डायमेंशन है, सेकंड आयाम है, वो है आर्थिक या संसाधन। अब संसाधन क्या है, संसाधन की उपलब्धता के आधार पर। देखिए, विश्व के किसी भी देश के किसी भी कोने में कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहाँ केवल एक ही आर्थिक वर्ग पाया जाए। अब आर्थिक वर्ग कहने का क्या मतलब है, देखिए आर्थिक वर्ग अर्थव्यवस्था के आधार पर, यानी कि पैसे की उपलब्धता के आधार पर ना समाज को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है बुर्जुआ वर्ग और एक होता है सर्वहारा वर्ग। बुर्जुआ वर्ग क्या होता है, बुर्जुआ वर्ग ऐसा वर्ग होता है जो पूंजीपति होता है, जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाँ सही है, बुर्जुआ वर्ग के पास सभी संसाधन उपलब्ध होते हैं, जबकि सर्वहारा वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जो मजदूर वर्ग भी कहलाता है, जिसके पास इतने संसाधन, इतने रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं होते। देखिए बुर्जुआ वर्ग मैंने बता दिया आपको, वहीं दूसरी जो सर्वहारा वर्ग है उसके पास संसाधनों का अभाव होता है। तो इस वर्ग में कौन आता है, सर्वहारा वर्ग में दास आते हैं, मजदूर आते हैं, स्त्रियाँ भी कई जगह आती हैं, ठीक है। हर जगह स्त्रियाँ इसमें नहीं आती हैं, कई जगह आती हैं, ठीक है। जब आर्थिक या भौतिक संसाधनों को लेकर दो या दो से अधिक व्यक्तियों समूह के मध्य
संघर्ष देखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, आर्थिक संघर्ष या संसाधन पर आधारित संघर्ष। अब देखिए गरीब आदमी को कुछ मिलेगा नहीं और अमीर आदमी के पास सब कुछ है, भाई दोनों में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। गरीब आदमी कहेगा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं दिन भर काम कर रहा हूँ, बट मुझे मेरे मजदूरी के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है, तो हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए भाई, वो हड़ताल करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा। आप इस विचारधारा को देखेंगे जो सर्वहारा वर्ग की विचारधारा है या बुर्जुआ वर्ग, जो आपने वर्ग का विभाजन देखा है, ये हमें मार्क्स की विचारधारा में देखने को मिलता है। ये आप अलग पेपर में पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा हो सकता है। देखिए दोस्तों, जो तीसरा डायमेंशन हमारा है वो है धर्म। आप अगर प्रेजेंट टाइम के राष्ट्र राज्य की अवधारणा को देखेंगे ना, तो उसमें आधुनिकता का मिश्रण भले ही देखा जाता हो, बट इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि वर्तमान राजनीति में धर्म एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है। आप इंडिया के ही पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में जो पॉलिटिक्स है वो आजकल धर्म के नाम पर खेली जा रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पर खेली जा रही है। कोई पार्टी होती है जो हिंदुओं को सपोर्ट करती है तो अपोजिशन पूरा आके भाई मुसलमानों को सपोर्ट करने लगता है। ये नहीं होना चाहिए। देखिए जो पॉलिटिक्स होती है ना वो फेयर होनी चाहिए। आप किसी धर्म को टारगेट करके अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना तो वो गंदी पॉलिटिक्स है, वो बैड पॉलिटिक्स है। ठीक है, ये पॉलिटिक्स का अच्छा नेचर है, करेक्टर नहीं है वो। अब देखिए वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर धर्म के आधार पर संघर्ष देखे जाते हैं। यह संघर्ष तब उत्पन्न होते हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के मध्य धर्म को लेकर विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है। आपको इंडिया में जगह जगह ये देखने को मिलेंगे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट। आप रामनवमी पे देखिए, ईद के दिन देखें, ईद के दिन तो आपको कम ही देखने को मिलेगा, बट रामनवमी के दिन आपको ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ये देखने को मिलेगा। ठीक है, रामनवमी हो गया या कोई हिंदू का और त्यौहार हो गया, उस दिन आपको ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। जातीय संघर्ष। अब जातीय संघर्ष क्या होता है भाई, एक जो जाति को लेकर हो रहे हैं, एक जाति के अंदर हो रहे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जातीय संघर्ष ऐसे संघर्ष होते हैं जिनकी जड़ें जाति आधारित विभाजन में निहित होती हैं। आप इंडिया में देख सकते हैं, इंडिया में तो इतना बड़ा आपको जाति का संघर्ष जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना वो जर्मनी का है। जाति या नस्ल आप एक ही समझे उसको। ठीक है, जर्मन नस्ल। अब जर्मनी में क्या होता, जो हिटलर का उदय था, हिटलर ने क्या कहा था भाई, जर्मन नस्ल जो है वो सुप्रीम है, जर्मन नस्ल ही सर्वोच्च है और जर्मनी में सिर्फ इसी को एग्जिस्ट करने का अधिकार है। बाकी जो नस्ल है यानी कि यहूदी जो हैं उनको यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है। तो यहूदियों को भाई पकड़ पकड़ के मारा गया वहाँ पे। जाति के आधार पर सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आज तक वर्ल्ड में जर्मनी में देखा गया था, जहाँ पे एथनिसिटी को लेकर इतना बड़ा संघर्ष हुआ, इतना ज़्यादा मारकाट हुई उसमें कि भाई ऐसा कहा गया कि आधे से ज़्यादा यहूदी तो ख़त्म कर दिए गए थे उस टाइम पर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आज का जो टॉपिक था ये आपको समझ आया होगा। हमने कवर किया भाई डायमेंशंस क्या क्या है कॉन्फ्लिक्ट के जो कॉजेज़ हैं वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट असली में होता क्या है, और अपना सिलेबस। ठीक है, आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें। अपने कमेंट बॉक्स में कोई आपको कमेंट करना हो, कोई सजेशंस हो या कोई टॉपिक पर आपको वीडियो बनवानी हो तो वो आप कमेंट कर दें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ नहीं चाहिए भाई आपसे, शेयर कर दे बस। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक इंतजार कीजिए, तब तक जय हिंद जय भारत। और हाँ, टेलीग्राम जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से जाके आप PDF इसकी डाउनलोड कर लेना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।